भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक और विषयान्मुख संबोधन देखने को मिला है। अपने करीब 1 घंटे लंबे भाषण में आज सीएम योगी ने जहां सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया, वहीं विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार भी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है और आज उत्तर प्रदेश उसी आत्मा को जागृत करते हुए विकास, सुरक्षा और सुशासन की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि 2026-27 का बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण का रोड मैप है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की साझा नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश आज निवेश का हब, औद्योगिक विकास का केंद्र और बुनियादी ढांचे के विस्तार का मॉडल बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला। एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक गलियारों के जरिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बजट 2026-27 विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी पूरी मजबूती से आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में वंदे मातरम को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान संविधान का अपमान है। हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में दिक्कत होती है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ संविधान की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ राष्ट्रगीत का विरोध कराया जाता है। यह दोहरा चरित्र अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि देश विरोधी मानसिकता और आक्रांताओं के महिमा मंडन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह गाजी के मेले का समर्थन करती है, जबकि गाजी भारत की संस्कृति और परंपरा को रौंदने आया था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने महिला राज्यपाल का अपमान किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, देश विरोधी ताकतों को संरक्षण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विरोध में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा, राष्ट्र नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, जबकि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को विकास, सुरक्षा, सुशासन के नए पथ पर आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि पूरा देश अपनी विरासत पर गर्व करता है। उत्तर प्रदेश इस विरासत का केंद्र है। काशी, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज के विकास से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि राष्ट्र सम्मान, कानून व्यवस्था और विकास, इन तीनों मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए पहले। सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है और भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती है। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग
गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नीयत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी हमारे साथ है। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ है। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ है। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर्वेश जी आपसे ही करूंगी। आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माफियाओं का गढ़ होता था, अपराधों का गढ़ होता था, और अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। वंदे मातरम को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है सर्वेश जी कि क्यों आप लोगों को आपत्ति है, क्यों वंदे मातरम के लिए आप लोग नहीं खड़े होते हैं? नहीं, वंदे मातरम के लिए किसी को आपत्ति नहीं है। पहली बात, वंदे मातरम के थोड़े इतिहास को अगर जाने तो पहली बार गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। और जब उसको राष्ट्रगीत का दर्जा मिला तो भी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अगर वो ठीक से वंदे मातरम पढ़ लेते और उसका अर्थ समझ लेते तो उनको समझ में आता कि उनको भी नम्र होना चाहिए, उनको अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ है कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी, उसमें सुहासिनी सुमधुर भाषिणी का बात आती है कि हंसते रहने वाली माता और मधुर भाषा बोलने वाली माता। तो मैं तुम्हारा नमन करता हूँ। तो ये जो है सुमधुर भाषिणी को आप नमन करने वाले लोग, हम भारत के लोग, और ये ऐसी भाषा का मर्यादा, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जब ये भाषा का प्रयोग करते हैं, काट देंगे, मार देंगे, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये वाली भाषा करते हैं। ये कभी नेता प्रतिपक्ष इतनी बुजुर्ग महिला को कह देते हैं कि ये बुढ़िया है। नेता प्रतिपक्ष की पत्नी का अपमान किया इन्होंने सदन में। तो ये जो भाषा का एक महिला का, सोचिए नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी का अगर ये अपमान कर रहे हैं तो बाकी महिलाओं के प्रति इनका क्या विजन होगा, क्या इनका किस तरीके से क्या रवैया अपनाते होंगे, ये जग विदित है। इनकी भाषाई मर्यादा छुपी नहीं है, ये जैसा बोलते हैं ये सब जानते हैं। कानून प्रशासन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात ये कर रहे हैं। बताइए, जो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने ऊपर मुकदमे हटा लेते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात ये कर रहे हैं। तो ये जो कहना, सर्वेश जी आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो, महिलाओं का सम्मान बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं करती। जब राज्यपाल भाषण देती हैं तब आप लोग भी तो हल्ला मचाते हैं। नहीं, तो वो विरोध था शिवांगी जी, वो विरोध था। और यहाँ पे ये सीधे नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी को बुढ़िया कह के संबोधित करते हैं सदन में। तो ये कैसे कह रहे हैं? अपमान, इससे बड़ा अपमान क्या होगा बताइए? ये कितनी बुजुर्ग महिला का आप कह रहे हो, आप उसको बुढ़िया कह के संबोधित कर रहे हैं सदन में, किसी की धर्मपत्नी, नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए ठीक है अवरल जी, ठीक है अवरल जी जवाब दीजिए। सम्मान की बात आ रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को इन शब्दों का इस्तेमाल करना, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अवरल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए हम असल मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, यूपी के डेवलपमेंट की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, असल मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से मजबूत है, अच्छा है, बेहतरीन स्थिति में है, इसमें किसी रूप में कंफ्यूजन नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है।
इस चीज को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में 2022 में बारंबार जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताने का अभूतपूर्व तरीके से काम कर रही है। जनता पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जता रहा है, भरोसा जता रहा है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो 2019 का, चाहे लोकसभा का चुनाव की बात कर जाए, तमाम सारे चुनाव की बात की जाए, पूर्ण रूप से जनता बारंबार मुहर लगाने का काम कर रही है हमारे विकास कार्यों पे, हमारे डेवलपमेंट मॉडल पे, लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल पे। और महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, आज बहन बेटी उत्तर प्रदेश में रात के 2 बजे भी बाहर निकल के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राउंड लेवल पे ये स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है और बेहतरीन रहेगा। अपराधी, गुंडे, माफिया, बलात्कारी, चलिए ठीक है, आपका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य जो है वो बन चुका है, पहले अपराधों का गढ़ था, जो आज सीएम ने अपने भाषण में भी कहा है। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी, किस तरीके से देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के पहले की बात करें 2017 से पहले की, तो अपराधों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से भाषण और बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने को मिलती है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं आप, क्या विश्लेषण है आपका पीयूष जी? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन जो है स्पष्ट तौर पे एक लंबे समय के बाद दिखने को मिला है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जो कि डेटा अपने आप में इस चीज को परिलक्षित करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, ये तो डेटा है, ऑन रिकॉर्ड है। और एनसीबीआर के डेटा आप यदि देखें तो क्राइम रिकॉर्ड भी, यहाँ पे क्राइम कंट्रोल हुआ है और क्राइम रिपोर्टिंग भी बेहतर हुई है। ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे पुलिस प्रशासन बाकी किसी राज्य की तुलना में बेहतर हो गया है, बट यूपी की जो पुरानी स्थिति थी उसकी तुलना में जरूर बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यदि मुद्दे पे बात करूं, यहाँ पे जिस डिबेट के लिए हम आज बैठे हैं, वंदे मातरम का, ये मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक स्तर पे ले जाना, वंदे मातरम का अपने आप में अपमान करना है। आप यदि संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को आप यदि आगे रख के बात करना चाहते हैं, तो संविधान ने ही उसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है। तो राष्ट्रगीत को आप क्यों रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं? आप फ्लैग्स को, इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, इंडियन एम्बलम को रिस्पेक्ट करते हैं, तो राष्ट्रगीत जो है उसको रिस्पेक्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? एक बीच में और बात आई थी कि वंदे मातरम का ट्रंकेटेड वर्जन अडॉप्ट किया गया था, जब इसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में। ट्रंकेटेड वर्जन तो पूरी तरीके से उसकी सोल को ही छीन लेता है, जो कि एक्चुअल फुल, बंकिम बाबू ने इसको लिखा था फुल स्टैंजास को उसमें, पर वही एक फुल वर्जन ऑफ वंदे मातरम था, वो प्रेरित किया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को, जो आज भी लोग भावनात्मक तौर पे अपनी स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, ये बात है कि कानूनी तौर पे इसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप वंदे मातरम गाएं, लेकिन ये भी अपने आप में विचारणीय है कि क्या आपको राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय सिंबल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए भी क्या आपको संविधान से बाध्य करना पड़ेगा? आप अपने घर में रहते हैं तो माता पिता की रिस्पेक्ट करने के लिए भी कोई संविधान में नहीं लिखा रहता। कुछ चीजें मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी की वैल्यूज रहती है और सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो हम अपने सिविलाइजेशन को भी रिस्पेक्ट उतना ही करें जितना हम संविधान को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ इस चीज की आवश्यकता है। पीयूष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हम किसी को बांध नहीं सकते हैं राष्ट्रगीत के लिए, लेकिन जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिस तरीके से आपने कहा जो लोग इसका सम्मान नहीं कर रहे, वो तो बेहद जरूरी है ना। जब हम अपने भारत देश में रहते हैं तो हम अपने देश के नियमों का पालन क्यों नहीं करें? जहां हमें सम्मान देना है, अगर हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो उसके लिए तो हमें सम्मानजनक खड़ा होना पड़ेगा। ये एक सम्मान है राष्ट्र के प्रति। जी, राष्ट्र का जो बोध होता है, राष्ट्र बोध किसी में आप डाल नहीं सकते। यदि आप सब कानून को पालन कराने की क्षमता समाज में होती तो कहीं भी अपराध नहीं होता। मैं उसी चीज को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं कि आप आपको बाध्य करने पे आप किसी को सम्मान देते हैं या बाध्य करे बिना आप स्वप्रेरित होकर सम्मान देते हैं, ये आपके चरित्र का प्रमाण है और वो चरित्र जो है वो आईना समाज दिखाता है। सर्वेश जी, क्यों ये कहा जाता है बार बार कि हमें सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों एक्सेप्टेंसी नहीं है?
अरे हम इसी देखिए, देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं सर्वेश जी। देखिए पीयूष भाई के बहुत सारी बातों से मैं सहमत भी हूँ, बहुत सारी बातों से नहीं सहमत हूँ। एक बात इन्होंने बहुत सही कही कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जो भाजपा कर रही है। दूसरी बात कि एनसीआरबी के आंकड़े 2023 में जो है साफ बता रहे थे कि महिलाओं पे होने वाले अपराधों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश था। और अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश की कैसे की जा सकती है पता नहीं, पता है कि नहीं आप लोगों को, लेकिन पता होना चाहिए जनता को कि अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक लखनऊ खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो पता चला, और अपर गृह सचिव उत्तर प्रदेश ने जाके एफिडेविट में ये लिख के दिया कि 1,10,000 लोग गायब हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें से केवल 7,000 वापस ले आ पाए अभी तक। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, अभी की बात कर रहा हूं मैं, आंकड़ों की। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम, आप ठीक है, अगर आप लाना चाहते हैं कानून ले आइए, अगर कानून आ जाएगा सबको एकदम अगर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं वंदे मातरम का कतई कोई विरोध नहीं है। किसी भी फॉर्म में वो आया हो, 1875 में बंग दर्शन में पहली बार वो छपा गया था, उसके बाद 1882 में आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित वहां उसके बाद हुआ, फिर 1950 में 24 जनवरी को लागू किया गया। वहां से लेके इसका इतिहास चला आ रहा है। ये अभी राजनीतिकरण भाजपा को एक नया मुद्दा, क्योंकि और कोई मुद्दे जब नहीं मिलते हैं तो इनको अपनी राष्ट्रभक्ति दिखानी होती है, फिर सर्टिफिकेट बांटनी होती है। ये राजनीतिकरण भाजपा कर रही है। वंदे मातरम का सब सम्मान करते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। रही बात यह कि और सारे मुद्दे भी हैं जिन पे और ध्यान दिया जाना चाहिए, देश राष्ट्र की परिकल्पना। दूसरी बात, संविधान से चलने की बात हो रही थी, भाजपा एकमात्र पार्टी है, आरएसएस को आप ध्यान दें, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। 30 नवंबर 1949 को ऑब्जर्वर जो पत्रिका है आरएसएस की, उसमें साफ खंडन किया गया कि हम नहीं मानते संविधान को। उसके बाद 1976 में बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर साहब ने भी लिखा कि हम संविधान को नहीं मानते भारत के। चलिए, तो ये संविधान और राष्ट्रभक्ति की बात आरएसएस करे, ये तो बहुत हंसी आती है। इनके मुंह से तो अच्छा ही नहीं लगता है। आरएसएस तो राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है सफाई देने की। अविरल जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वंदे मातरम को एक मुद्दा बना लिया है। और भी मुद्दे हैं राज्य में और देश में। अविरल जी, जवाब दीजिए इसी बात का। नहीं, देखिए, अगर राष्ट्रगान गाया जाता, राष्ट्रगान का सम्मान किया जाता, वंदे मातरम गाया जाता, वंदे मातरम का सम्मान किया जाता, राष्ट्रगीत का सम्मान किया जाता, भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, तो कोई व्यक्ति सामने से आके कहे कि और कुछ काम नहीं है क्या? तो मैं समझता हूं इस प्रकार की अगर भाषा, इस प्रकार की बात का अगर प्रयोग किया जाता, पूर्ण रूप से गलत है। ये निश्चित रूप से अगर राष्ट्रवाद की बात है तो राष्ट्रवादी सभी लोग हैं और निश्चित रूप से सबको वंदे मातरम गाना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है तो आखिर क्यों आपत्ति है, सवाल तो ये बनता है। सवाल बनना चाहिए और निश्चित रूप से जनता सवाल पूछती है। और वंदे मातरम का विरोध क्यों, राष्ट्रगीत का विरोध क्यों, ये सवाल निश्चित रूप से बनता है और बनना चाहिए, इसमें क्या दोहराया है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस पर विवाद क्रिएट करने का, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे किसी रूप में विवाद नहीं चाहती है, ना चाहती थी, ना चाहती है, ना चाहेगी। हमारा स्पष्ट मानना है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का, इस मुद्दे की राजनीति करने का, हम किसी रूप में इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक जनता का विषय है तो अल्टीमेटली सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को जनता की अदालत में जाना पड़ता है और निश्चित रूप से जनता मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके देने का काम करेगी ऐसे राजनीतिक दलों को जो वंदे मातरम का विरोध करेंगे, राष्ट्रगीत का विरोध करेंगे। सर्वेश जी, यही बात सामने आती है कि विरोध क्यों हो रहा है, लगातार इस मुद्दे पर डिबेट करना पड़ रही है कि क्यों विरोध, डिबेट करना क्यों पड़ रहा है, मुझे बताइए। आप मुद्दा और भी बहुत सारे मुद्दे, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे जो अभी देश के लिए बहुत जरूरी है। ये मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में, आपकी नजरों में ये मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप नहीं, अगर आप लोग राष्ट्रगीत का विरोध करेंगे तो उस पर सवाल तो पूछेंगे ना। आप नहीं, मैंने एक लाइन में शुरू किया था, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं विरोध नहीं कर रहा तो आप पहले मेरे मुंह में कैसे ये फीड कर रही हैं कि विरोध करेंगे तो करना पड़ेगा। कहाँ विरोध हो रहा है, नहीं कर रहे विरोध। हम कह रहे हैं कि आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि पिछले बजट में 50% जो फंड एलोकेटेड था वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाया। अभी इतना बड़ा मुद्दा मैंने बोला 1,10,000 लोग गायब हैं, वो कब मिलेंगे? अविरल मलिक जी बताए, उस पर वो मुद्दा नहीं है, लोगों का जीवन मुद्दा नहीं है। एप्स्टीन फाइल में हमारे प्रधानमंत्री जो हरदीप पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आ रहा है, जो यौन उत्पीड़न का सबसे बड़ा नाम रहा है इस सदी में, सबसे बड़ा स्कैम अगर ऐसा होगा विश्व का तो ये एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन नाम है, जिसने खुद अपने आप माना था कि वो यौन उत्पीड़न करता रहा है। उसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ रहा है जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते रहे हैं।
उसके साथ हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर उनका नाम जुड़ रहा है, वो चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा। मुद्दे से भटकाने का काम है आप लोगों का, मुद्दे से भटकाने का कंक्लूड कर लिया, क्योंकि मुद्दे से भटकाने का काम है, कंक्लूड नहीं कर लिया मुद्दे से भटकाने का काम है। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर आपके पास जवाब नहीं है, उस पर आपके पास जवाब नहीं है, उस पर आपके पास जवाब नहीं है। राष्ट्र की अगर बात करेंगे तो उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है, आपके लिए इतने सारे मुद्दों में कोई मुद्दा नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है। भाजपा प्रवक्ता, अगर ये लिखा हो कि भाजपा प्रवक्ता, यहाँ भी लिख लिया करिए कि शिवांगी जैन भाजपा प्रवक्ता। मुझे आप मत बताइए कि मैं भाजपा प्रवक्ता हूँ, मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। शिवांगी जैन सुदर्शन की एंकर है और आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। अगर अपराधों की लिस्ट की बात करें ना तो 2017 से पहले का आप देख लीजिए, जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, किस तरीके से माफियाओं का संरक्षण आप लोगों ने किया है, किस तरीके से माफियाओं को आपने बचाया है कि वो जेल ना जाए, उनके अपराधों का संरक्षण आपने किया है। तो इसलिए शिवांगी जैन को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन पार्टी। चलिए ठीक है, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है। आपका चैनल है, आप अगर एक मोनोलॉग बोलती रहेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों में 2023 में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था। सरकार योगी जी की थी बेटियों महिलाओं के ऊपर, बेटियों के लिए आपकी आवाज नहीं खुली। कितने बार आपने इस पे चर्चा कराई 2023 से अब तक? बताइए शिवांगी जी, आपके चैनल पे कितनी बार इस पे चर्चा हुई? आप जाइए यूट्यूब चैनल, आप जाइए सुदर्शन न्यूज को देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि हमने कितने बार चर्चा की है। आप जाइए और आप चेक कर लीजिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस बात पर बात कर रहे हैं। आप नहीं बताएंगे सर्वेश जी। बेटियों की चिंता है ना, बताइए आपने कितनी बार चर्चा की 2023 से अब तक? एनसीआरबी के आंकड़ों में लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अपराध में सबसे ऊपर है रहा है उत्तर प्रदेश। पर कैपिटा इनकम में नीचे से दूसरे स्थान पे, वो चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है उत्तर प्रदेश। अगर आपको नहीं, मैंने ऑर्गेनाइजर में बोला कि नाम आ रहा, आरएसएस का विरोध, आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, आपने कहा नहीं, आरएसएस तो देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये कंक्लूड आपने किया। तो आपको मैं भाजपा प्रवक्ता क्यों ना बोलूं? आपको तो अनबायस्ड होना चाहिए। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी जुबान है, आप बोल दीजिए। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। हुआ कारगिल युद्ध में जमीनी स्तर पे संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले खड़ा नजर आया। कोरोना काल चला, कोरोना काल में संघ का स्वयंसेवक जमीनी स्तर पे सेवा करता नजर आया। 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, किसी प्रकार की आपदा आई, विपत्ति आई हो देश पे, तत्काल संघ का स्वयंसेवक सामने खड़े होकर राष्ट्र की सेवा करता हुआ नजर आया। आपकी पत्रिका है, आप जानते हैं कि नहीं अविरल जी? पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर आपकी पत्रिका है कि नहीं? अगर है तो 30 नवंबर 1949 को लिखा गया कि नहीं, संविधान को, हम संविधान का बहिष्कार करते हैं, लिखा गया, आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।